हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10वीं क्लास के लिए अध्याय 5 का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हमने दैनिक जीवन में अपने रसायनों को शामिल किया है, किस तरह से हमने रसायनों को अलग अलग तरीकों से बांटा है। अम्ल, क्षार तथा लवणों के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जानेंगे आरएनएस का सिद्धांत, जो अम्ल और क्षारकों में कैसे विभेद करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम बात करने वाले हैं दैनिक जीवन में रसायन। तो हम सभी जानते हैं कि दैनिक जीवन में रसायन हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम दवाइयाँ लेते हैं वो भी रसायनों की बनी होती है। भवन निर्माण करते हैं तो उनमें भी जो पदार्थ चाहिए होते हैं वो भी रसायन के होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि हर जगह, हर कहीं रसायनों का उपयोग ही होता है, और रसायनों के बिना हम अपने जीवन को बिल्कुल निरर्थक ही मानेंगे। हमारा जीवन संभव ही नहीं है रसायनों के बिना। तो रसायन भी अब कैसे कैसे होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से हमने डिफाइन किया है। तो रसायन अम्ल और क्षार और लवण के रूप में हो सकते हैं, और लवण के रूप में हो सकते हैं। मतलब प्रकृति में अम्ल, क्षार और लवण के रूप में हमको रसायन मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अम्ल की। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और क्षार क्या होते हैं? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये हमने पढ़ा है, 7वीं में पढ़ा, 8वीं में पढ़ा, 9वीं में भी पढ़ा, 10वीं में अब थोड़ा सा और हम पढ़ रहे हैं। लवण क्या होते हैं? लवण अम्ल और क्षार दोनों को मिलाने पर जो बनते हैं वो लवण लवण कहलाते हैं। इट मीन्स अब अगर इनकी परिभाषा देनी हो तो कैसे देंगे? तो अम्ल वे पदार्थ हैं, इनकी परिभाषा अगर देनी हो तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जो खट्टे होते हैं और जो होते हैं, और ये और जो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। उदाहरण देख लें तो उदाहरण में भी क्या होगा? कुछ अम्ल प्रबल होते हैं, कुछ अम्ल दुर्बल होते हैं। तो प्रबल अम्ल देख लें। प्रबल अम्ल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। दुर्बल अम्ल देख लें तो CH3COOH, HCOOH, इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल, इसे कहते हैं फार्मिक अम्ल। ठीक है, ये तो बात हो गई अम्ल की। अब बात होती है क्षार की। तो क्षार की परिभाषा क्या दी जाएगी? क्षार की परिभाषा दी जाएगी कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब क्षार भी प्रबल और दुर्बल हो सकते हैं। कुछ प्रबल क्षार हैं, तो वो प्रबल क्षार देख लेते हैं हम। प्रबल क्षार जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब कुछ दुर्बल क्षार भी देख लेते हैं। तो दुर्बल क्षार क्या हो जाएंगे? दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, इसे कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दुर्बल अम्ल हो गए, ये दुर्बल क्षार हो गए। अर्थात अम्ल और क्षार को हमने परिभाषा स्वरूप ऐसे लिख लिया।
अब बात आती है लवण की। तो लवण क्या होते हैं? लवण भी हमने पढ़ा है, 7वीं में पढ़ा, 8वीं में पढ़ा, 9वीं में भी पढ़ा। अब हम लवण को देखते हैं। तो लवण क्या होते हैं? लवण की परिभाषा कैसे दी जाएगी कि अम्ल व क्षार के परस्पर संयोग से लवण बनते हैं। अम्ल व क्षार के की परस्पर अभिक्रिया स्वरूप, परस्पर अभिक्रिया से लवण बनते हैं, लवण बनते हैं। अब लवण बहुत सारे हैं, लवण बहुत सारे लवण हैं। उनमें से एक देख लेते हैं, उदाहरण स्वरूप NaCl और OH। उनमें से एक उदाहरण देख लेते हैं। तो HCl प्लस NaOH NaCl, यानी कि HCl क्या होता है? एक अम्ल होता है। NaOH क्या होता है? एक क्षार होता है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया लवण की। अब बात आती है कि इन अम्लों को, इन क्षारकों को और इन लवणों को अलग अलग बताने के लिए, इनमें विभेद करने के लिए कि भाई ये अम्ल है और ये क्षार है, इनको पहचाना कैसे जाए। तो इसके लिए कुछ वैज्ञानिक आए, वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए। उन्होंने बताया कि हाँ, अगर ऐसी ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं तो ये अम्ल है, अगर ऐसे प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं तो ये क्षार है। उनमें सबसे पहले आए आर्हेनियस। आर्हेनियस ने क्या बताया? आर्हेनियस ने अम्लों और क्षारकों के लिए जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को आर्हेनियस का सिद्धांत कहते हैं। आर्हेनियस का सिद्धांत कहा जाता है, आर्हेनियस सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H प्लस त्यागते हैं और क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन त्यागते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? H प्लस और OH माइनस का सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है? आर्हेनियस ने क्या बोला कि अम्ल वे पदार्थ होंगे जो H प्लस त्यागेंगे, जो H प्लस निकालेंगे वो अम्ल होंगे। क्षार कौन होंगे? जो OH माइनस निकालेंगे वो क्षार होंगे। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम उदाहरण देखें अम्लों के, तो अम्लों के उदाहरण देखें HCl, HSO4, H2SO4, HNO3, तीनों वही जो मैंने अभी लिखवाए अम्लों के उदाहरण। ये तीनों H प्लस त्यागते हैं। अब त्यागते कैसे हैं उसको भी देखते हैं। HCl जो है H प्लस Cl माइनस इस प्रकार से टूटा, यानी कि HCl से H प्लस प्राप्त हो गया, यानी कि HCl ने H निकाल दिया, H को निकाला तो क्या प्राप्त हुआ? H प्लस प्राप्त हुआ। और हमारी थ्योरी क्या कह रही है कि जो H प्लस देता है वो अम्ल होता है। तो यानी कि इससे यह पता लगता है आर्हेनियस के हिसाब से कि ये HCl जो है एक अम्ल है। अब क्षार देख लेते हैं। क्षार क्या था? NaOH, KOH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करते हैं? ये जलीय विलयन में OH त्यागते हैं, यानी कि क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH त्यागते हैं, OH माइनस त्यागते हैं। अब बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि जो कुछ भी हो रहा है वो जलीय विलयनों के लिए है, अर्थात आर्हेनियस का सिद्धांत जो है जलीय विलयनों पर है, जलीय विलयनों पर है। यानी कि हम जो भी बात करते हैं H प्लस को त्यागने की या फिर OH माइनस को त्यागने की, वो सब काम किस में हो रहे हैं? जलीय विलयन में हो रहे हैं, जलीय विलयन की अवस्था में हो रहे हैं। जलीय विलयन का मतलब यह है कि HCl का जलीय विलयन,
जब HCl को पानी में मिला दिया जाता है तो वह HCl का जलीय विलयन कहलाता है। तो यहाँ सब में एक्वस लिखना बहुत जरूरी है। एक्वस एक्वस एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय। ये सब काम जलीय अवस्था में ही होंगे। जलीय अवस्था में ये H+ निकालेंगे, जलीय अवस्था में ये OH- निकालेंगे। इसका मतलब ये सिद्धांत सिर्फ जलीय विलयनों पर है। और ये ही इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी है। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यही है कि ये जो सिद्धांत है वो सिर्फ जलीय विलयनों पर ही लागू होता है। ठीक है, अब आरएनएस के हिसाब से प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार वो क्या होंगे? तो प्रबल क्षार तो वे होंगे, प्रबल अम्ल तो वे होंगे जो आसानी से H+ दे दे, जो जलीय विलयन में आसानी से H+ दे दे, वो प्रबल अम्ल होंगे। आसानी से H+ निकाले, आसानी से H+ दे दे, H+ दे, जो आसानी से H+ दे वो प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होंगे? जो आसानी से नहीं दे, जो आसानी से ना दे, आसानी से H+ ना दे। प्रबल क्षार क्या होंगे? प्रबल क्षार वे होंगे जो आसानी से OH- दे दे, आसानी से OH- दे दे, OH- आयन दे दे। ठीक है, और दुर्बल क्षार कौन होंगे? दुर्बल क्षार वे होंगे जो आसानी से नहीं दे, जो आसानी से OH- आयन नहीं दे, OH- नहीं दे। ठीक है, ये हो गया आरएनएस का सिद्धांत। अब हम प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार इनके एक एक उदाहरण भी देख लेते हैं। स्टार्टिंग में जब हमने प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार तथा दुर्बल क्षार के जो उदाहरण लिए थे वही यहां आ जाएंगे। ठीक है, ये बात आ गई आरएनएस के प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की। अब इनकी कमियां देखी जाए, इस सिद्धांत की कमियां देखी जाए तो इस सिद्धांत की कमियां क्या थी? पहली कमी तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि ये सिर्फ जलीय विलयनों पर लागू होता है। ये सिर्फ जलीय विलयनों पर लागू होता है, जलीय विलयनों पर लागू होता है, विलयनों पर लागू होता है, जलीय विलयनों पर लागू होता है। दूसरी सबसे बड़ी कमी यह है कि कुछ अम्ल जो है H+ नहीं त्याग सकते, कुछ अम्ल H+ नहीं त्याग सकते। तो क्या वे अम्ल नहीं होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे BF3 जो है एक अम्ल होता है लेकिन ये H+ नहीं त्याग सकता क्योंकि इसके पास H+ नहीं आता। अतः ये सिद्धांत यहां फेल हो जाता है, यहां असफल हुआ। यानी कि BF3 अम्ल है, इसको समझा नहीं पाया तो ये इसकी कमी हो गई। थर्ड, ये अमोनिया एक क्षार होता है, अमोनिया एक क्षार है लेकिन ये OH- त्याग नहीं सकता क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है तो मतलब ये जलीय विलयन में OH- आयन नहीं दे सकता। इट मीन्स, इसका मतलब है कि आरएनए सिद्धांत अमोनिया के क्षारीय व्यवहार को नहीं समझा सका, क्षारीय व्यवहार को नहीं समझा सका। राइट, ये इसकी कमियां हो गई। अब कमियां हो गई, ये थी आरएनए सिद्धांत की कमियां। इन कमियों को किस वैज्ञानिक ने दूर किया? किस वैज्ञानिक ने अपनी थ्योरी दी अम्ल और क्षार के बारे में? क्या उनमें डिफरेंस बताया? उन सबको पढ़ने के लिए अगले वीडियो तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हमें पता लगे कि हम आपको और बेहतर किस तरह से पढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।